वेलकम क्लास। फार्माकोग्नोसी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आज हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लगभग हर साल पूछा जाता है। कार्डियोटॉनिक्स, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, अपने माइक सभी म्यूट कर लीजिए। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो 2 नंबर में पूछी जाती हैं, 3 नंबर में पूछी जाती हैं। कुछ डेफिनेशंस जैसे अबॉर्टिफिशिएंट्स। अबॉर्टिफिशिएंट जो वर्ड है ये अबॉर्शन से आया है। अबॉर्शन को हिंदी में कहते हैं गर्भपात। फीमेल के यूट्रस में यदि बच्चा किसी कारण से मर जाए तो उसको हम गर्भपात कहते हैं, या बच्चा गिर जाए। ठीक है, जैसे सेकंड मंथ है, सडनली पेन हुआ, ब्लीडिंग हुई, और एक क्लॉट यदि एक्सपेल आउट हो गया तो उसको हम अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, गर्भपात कहते हैं, मिसकरेज कहते हैं। ठीक है, तो ये है अबॉर्ट अबॉर्टिफिशिएंट। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी दवाइयां जो अबॉर्शन कॉज करती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से गर्भपात हो सकता है, उनको हम अबॉर्टिफिशिएंट ड्रग्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मीजोप्रोस्टोल। ये ड्रग्स गर्भपात के लिए यूज की जाती है। ठीक है, लेकिन अबॉर्शन लीगल होना चाहिए। ठीक है, लीगल अबॉर्शन मतलब ये डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए, और जिस फीमेल का अबॉर्शन हो रहा है उसके हस्बैंड या उसके फादर के कंसेंट से होना चाहिए। परमिशन से यदि हो रहा है और इसमें फीमेल का भी कंसेंट लगता है, ठीक है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अदरवाइज ये कानूनन अपराध माना गया है। 10 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, और डॉक्टरी का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। जिस क्लिनिक में ऐसा अपराध हुआ है उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ठीक है, आज ही मैंने मॉर्निंग में आपको पढ़ाया था एडल्ट्रेशन क्या होता है। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। जिन चीजों को मिलाया जाता है, मिलावट की जाती है जिनसे, उनको हम एडल्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिनसे मिलावट की जाती है। ठीक है, एल्केलॉइड्स क्या होते हैं। एल्केलॉइड्स प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग में मेडिसिनल इफेक्ट देते हैं। इनकी पहचान क्या होती है, इसमें नाइट्रोजनस बेसिक रिंग प्रेजेंट होती है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनस बेसिक कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजन बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, क्षारीय नेचर का, एल्केलाइन नेचर का। तो एल्केलॉइड्स आर द प्लांट मेटाबोलाइट्स विच एक्ट एज अ मेडिसिन फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में थेरापेटिक इफेक्ट देते हैं। थेरापेटिक इफेक्ट मतलब डिजीज के ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं। इनको हम एल्केलॉइड्स कहते हैं। प्लांट के जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो प्लांट के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो ह्यूमन बींग्स में मेडिसिनल इफेक्ट देते हैं। तो हम इनको मेंसुरेशन से, एक्सट्रैक्शन से, डिस्टिलेशन से, डिकॉक्शन से, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट से। प्लांट से इनको आइसोलेट करते हैं और फिर इनके मेडिकल मेडिसिन और फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, इनको हम पीड़ाहारी भी कहते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो कि दर्द के एहसास को कम करती हैं, इनको हम एनाल्जेसिक ड्रग्स कहते हैं। इसमें एनसेड कैटेगरी के ड्रग्स आते हैं। इसमें ओपियोइड्स एनाल्जेसिक आता है जो कि सेंट्रल एक्टिंग होता है, सीएनएस पर काम करता है, जैसे मॉर्फिन। मॉर्फिन हमें ओपीएम से मिलता है। एनीमिया क्या होता है। एनीमिया जब मैंने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाया था तब बताया था, यदि ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाए, ठीक है, मेल फीमेल में रेफरेंस रेंज भी बताई थी नॉर्मली कितना होना चाहिए। यदि उस रेफरेंस रेंज से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ठीक है, तो हम इसको हीमोग्लोबिन के कम होने को एनीमिया कहते हैं। इसको लैक ऑफ ब्लड भी कहते हैं, खून की कमी। ठीक है, खून की कमी की जो डिजीज होती है उसको हम एनीमिया कहते हैं। एनजाइटी क्या होती है। एनजाइटी का मतलब होता है चिंता करना, व्याकुलता करना, घबराना, है ना, ओवर थिंकिंग करना। तो ऐसी दवाइयाँ जो घबराहट को कम करे, चिंता को कम करे, है ना, यदि कोई परेशान है, उसको घबराहट हो रही है, तो उन पेशेंट्स में यूज की जाती है। तो ऐसे मरीजों को ये कूल एंड काम करती है, ठीक है, उनकी चिंताओं को खत्म करती है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली दवाइयाँ होती है, और ये नार्कोटिक कैटेगरी में आती है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इनकी डिस्पेंसिंग पॉसिबल नहीं है, और नार्कोटिक ड्रग्स का मेडिकल स्टोर पे 3 इयर्स तक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये ड्रग्स दी जाती हैं। आरएमपी का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आरएमपी कौन है, जिसने एमबीबीएस किया है, जो मेडिकल
इंडियन मेडिकल एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन जिसके पास हो वही आरएमपी होता है। ठीक है। जो बीएमएस डॉक्टर है वो ये ड्रग्स ड्रग्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। एच शेड्यूल के ड्रग्स, एच शेड्यूल के ड्रग्स, जी शेड्यूल के ड्रग्स, पैरेंटरल्स, है ना, ये बीएमएस डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने की पावर नहीं होती है। यदि वो ऐसा करते हैं तो ये इलीगल प्रैक्टिस मानी जाती है, और यदि किसी पेशेंट को कुछ होता है तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ठीक है। एंटी डायबिटिक ड्रग क्या होती है? जो मधुमेह है, मतलब डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज होती है। डायबिटीज में क्या होता है, मरीज के खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। जिस वजह से उसकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। उसकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, और उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, और उसका वेट गेन होने लगता है, उसको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है जिसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ यूज होती है उनको हम एंटी डायबिटिक ड्रग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे ग्लैमीप्राइड, वोगलीवॉस, मेटफॉर्मिन। 500 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जिसको केवल मैनेज किया जा सकता है, जिसका क्योर पॉसिबल नहीं है। क्योर मतलब होता है किसी डिजीज को बाय रूट खत्म करना, जड़ से खत्म करना। तो वो डायबिटीज के साथ पॉसिबल नहीं है, केवल इसको मैनेज किया जा सकता है। जब आप लंच करोगे, डिनर करोगे, तो पेशेंट को आपको कहना पड़ेगा कि आप दवाइयाँ खा लो, नहीं तो उनके में शुगर का लेवल बढ़ेगा और उनको सिम्टम्स आने लगेंगे, चक्कर आने लगेंगे, और उनकी हालत खराब हो सकती है, और जान भी जा सकती है। और ऐसी दवाइयाँ जो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, इनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी कहते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब होता है ओरल रूट से दी जाती हैं, और बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को कम करती हैं, तो इसलिए इनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब होता है ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ जाना। ठीक है। अपलिफ्ट होना। यदि बढ़ गया तो डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है। और इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? यूरिन टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, या ग्लूकोमीटर से कर सकते हैं। ग्लूकोमीटर में यदि हम टू टू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड डालेंगे तो रीडिंग आ जाती है। ठीक है। खाना खाने के बाद ग्लूकोज लेवल जनरली बढ़ता है, क्योंकि हमारे फूड में कार्ब्स होते हैं, और कार्ब्स जब मेटाबोलाइज होंगे तो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में होता है और एनर्जी बनती है। ठीक है। तो हमारे पैनक्रियाज से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। तो ग्लूकागॉन का काम है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर होता है। और इंसुलिन का काम है, ये ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री देता है, जिससे कि उसका ऑक्सीडेशन हो सके, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये दोनों हार्मोन इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। जनरली खाना खाने के बाद हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो 140 130 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और यदि 200 के ऊपर जाता है तो फिर डायबिटीज कंफर्म हो जाती है। ठीक है। तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ, मेडिसिन, ड्रग्स यूज होते हैं उनको हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स कहते हैं, मधुमेह रोधी दवाइयाँ भी कहते हैं। एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स क्या होते हैं? जो अतिसार और पेचिस के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, है ना। इंटेस्टाइन में यदि इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन की वजह से यदि लूज मोशंस हो रहे हैं, स्पाज्म, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है स्टमक की, और स्पाज्म हो रहा है, स्पाज्म मतलब पेन हो रहा है, ऐठन हो रही है ना, तो उसमें जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उसको एंटी डिसेंट्रिक ड्रग कहते हैं। एंटी डायरियल ड्रग्स वो है जो कि दस्त को रोक देती है ना। यदि किसी को वाटर लाइक फीसेस पास हो रहे हैं, दिन में 5-6 बार जा रहा है, पतली टट्टी आ रही है ना, तो उसको जो दवाइयाँ कम करती हैं उनको हम एंटी डायरियल ड्रग्स कहते हैं। ठीक है। डायरिया क्यों होता है? डिहाइड्रेशन की वजह से। इसमें ओआरएस थेरेपी भी दी जाती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन के हिसाब से छोटे बच्चों में भी यदि दस्त होते हैं तो उनको पानी में नमक और शक्कर का मिक्स करके घोल बना के पिलाया जाता है। एंथेल्मेंटिक्स क्या होते हैं? ये कृमिनाशक दवाइयाँ होती है ना, जैसे एल्बेंडाजोल है, मेमेंडाजोल है। ये दवाइयाँ जो कीड़म होते हैं, छोटे बच्चों को कीड़म आते हैं लेटरिन के साथ, तो वो कीड़म को मारने वाली दवाइयों को हम एंथेल्मेंटिक्स कहते हैं। दीज आर द ड्रग्स विच डिस्ट्रॉय और एक्सपेल आउट द इंटेस्टाइनल वॉर्म्स। वॉर्म्स मतलब कीड़म। तो जो वॉर्म्स को मारती है उनको हम एंथेल्मेंटिक्स ड्रग्स कहते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होती है?
एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, इसमें आता है कॉन्ट्रासेप्टिक्स। फैमिली प्लानिंग जब करते हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स को हम यूज करते हैं। तो ये दो टाइप की होती है, फिजिकल और केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में कॉन्ट्रासेप्टिक्स आते हैं ड्रग्स, जैसे मालाडी गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है। जब तक आप चाहते हैं कि कंसीव ना हो, तब तक आपको डेली एक दवाई खानी पड़ती है। ठीक है। रेगुलर 5-6 महीने तक। तो जब तक आप ये दवाइयों का सेवन करेगा मरीज, तब तक कंसीव नहीं होगा। ठीक है। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग में कॉन्ट्रासेप्टिक्स आते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिक्स वो दवाइयां होती है जो कंसेप्शन को रोकती है। कंसेप्शन मतलब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसका होगा? स्पर्म और ओवा का। कहाँ पर होता है ये? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। ये मैं आपको प्रेगनेंसी के बारे में पर्चुरेशन के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। एंटी फ्लैचुलेंट दवाइयां क्या होती है? यदि किसी को बहुत ज्यादा गैस बन रही है, कोई मरीज बहुत ज्यादा पाद रहा है ना, फार्टिंग की प्रॉब्लम हो रही है उसको, गैस बनती है, बदबू आती है ना, गैस पास कर रहा है, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ यूज होती हैं उसको हम एंटी फ्लैचुलेंट ड्रग्स कहते हैं। पेट में जैसे कई आ, गंदी बदबू वाली जो वायु बनती है ना, वो अ, यदि रिलीज करता है, तो उसके मैनेजमेंट में इसको ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स वो होते हैं जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। इन्फेक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं आपके? बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, फंगाई हो सकता है ना, माउल्ड ईस्ट, है ना, ये सब हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो इनकी वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है। जैसे मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि मादा मच्छर एनाफिलीज के बाइटनिंग से होता है। ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स जो कि मलेरिया इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं उसको हम एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स कहते हैं। और ऐसे ड्रग्स जो कि मलेरिया के इलाज में यूज होते हैं। किसी मरीज को यदि मच्छर ने काट दिया और वो इन्फेक्टेड हो गया है, तो फिर मलेरिया का टेस्ट किया जाता है। यदि वो टेस्ट कंफर्म आता है तो फिर उसको आर्टिमिसुनेट का इंजेक्शन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवाइयाँ दी जाती है, जो कि पैरासाइट को किल करने का काम करती है। एंटीऑक्सीटोसिक दवाइयाँ क्या होती है? ऐसी दवाइयाँ जो कि ऑक्सीटोसिक इफेक्ट को प्रिवेंट करती है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज होता है और यूट्रस यूट्रस मसल्स पे काम करता है। ये यूट्रस के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जिस वजह से डिलीवरी को फैसिलिटेट करता है। पर ये समय से पहले यदि इंजेक्शन दे दिया जाए तो अबॉर्शन भी हो सकता है। तो ऐसी दवाइयाँ जो ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट को कम करती हैं उनको हम एंटी ऑक्सीटोसिक ड्रग्स कहते हैं। और ऑक्सीटोसिक ड्रग्स वो होती हैं जो कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती हैं, मतलब बच्चादानी में संकुचन कॉज करेगी। संकुचन मतलब बच्चादानी सिकुड़ेगी। तो डिलीवरी के टाइम पे यदि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके मैनेजमेंट के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन प्रेग्नेंट वुमेन को दिए जाते हैं, तो उसकी डिलीवरी आसानी से हो जाती है। और यदि ना हो पाए तो फिर सी सेक्शन करना पड़ता है, सर्जरी के थ्रू बच्चे को लाना पड़ता है बाहर। तो ऐसी दवाइयाँ जो ऑक्सीटोसिन के एक्शन को प्रिवेंट करती हैं हम उनको एंटी ऑक्सीटोसिक ड्रग्स कहते हैं। एंटीपायरेटिक दवाइयाँ वो होती है जो शरीर के बढ़े हुए तापमान को कम करती हैं, मतलब बुखार को कम करेगी, फीवर को कम करेगी। फीवर कब आता है? जब हमारी बॉडी में पायरोजन्स आ जाते हैं। पायरोजन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में यदि कोई बैक्टीरिया आया है, तो बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म के दौरान जिन हानिकारक और जिन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करता है और हमारी बॉडी में रिलीज करता है, उनको हम पायरोजन्स कहते हैं। और पायरोजन की वजह से हमारी बॉडी में अकड़न जकड़न फीवर और हमारी बॉडी में बॉडी एक मतलब दर्द आ सकता है। तो इनको जो दवाइयाँ कम करती है बड़े हुए फीवर को, उन्हीं को हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हैं। ये एनसेड के कैटेगरी की दवाइयाँ होती है। एनसेड का फुल फॉर्म आपको मैंने बताया था, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, है ना। इसमें एक पैरासीटामोल ड्रग भी यूज होता है। ठीक है। 500 mg एडल्ट डोज है इसका। एंटीसेप्टिक ड्रग्स वो होते हैं जो जीवाणु नाशक होते हैं, जीवाणुओं को मारेंगे। मत जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, इनमें डिफरेंस होता है ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट मोड मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू ह्यूमन बॉडी में आते हैं। ओरल रूट से आ सकते हैं, या हमारी आंखों से आ सकते हैं, या वाटर से, एयर से, ठीक है, पर्सनल कांटेक्ट से। तो इस तरह से इनका ट्रांसमिशन होता है। एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग्स वो होती हैं जो पेट की ऐंठन को कम करती है। यदि पेट की मसल्स में ऐंठन हो रही है, दर्द हो रहा है, ठीक है, तो पेट दर्द के इलाज में जो दवाई यूज होती है उसको हम एंटीस्पाज्मोटिक कहते हैं। एंटी टिश्यू किसको कहते हैं? ऐसी दवाइयाँ जो कि
खांसी के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। खांसी रोधक दवाइयाँ खांसी को कम करती हैं। कफ सिरप्स आते हैं मार्केट में, है ना। आपका वसाका है, पुगनोसी में जो ड्रग हम पढ़ते हैं, वसाका, बाल्सम ऑफ टोलू, ठीक है, तुलसी सिरप आती है, हनीटस आती है। ये सारी सिरप्स क्या है, खांसी को कम करती हैं, है ना। और एलोपैथी की बात करें तो उसमें ब्रोमहेक्सिन होता है, सॉल्ब्यूटामॉल होता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड भी यूज होता है कुछ सिरप्स में। और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन यूज होता है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हमारे कफ सेंटर को सप्रेस करता है। कफ सेंटर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है जहाँ से खांसी के रिफ्लेक्स आते हैं। तो खांसी को वहां से कम किया जाता है, रिफ्ले मतलब उस सेंटर को सप्रेस कर दिया जाता है, तो जिस वजह से खांसी के रिफ्लेक्सेस नहीं आते, तो व्यक्ति का खांसना कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। एरोमेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें एरोमा होती है। एरोमा मतलब होता है खुशबू, है ना। जो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट होते हैं और खुशबू को रिलीज करते हैं, है ना। तो उनको हम एरोमेटिक प्लांट्स भी कहते हैं, उन पौधों को। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम एरोमेटिक सब्सटेंस कहते हैं, जैसे जैस्मिन की जो स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है ना। अस्थमा आपको पता है, ये एयरवे पैसेज का इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, और उस सूजन की वजह से एयरवे पैसेज नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो एयर का जो पैसेज है वो ब्लॉक होने की वजह से हवा प्रॉपर लंग्स तक पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। एल्वियोलाई के ब्लॉक हो, एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी। तो जिस वजह से चेस्ट में टाइटनिंग फील होगी, भारीपन फील होगा, है ना, और पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? एस्ट्रिंजेंट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं और किसी भी टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन और संकुचन कॉज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है फिटकरी, ठीक है। फिटकरी आपने देखा होगा, सेविंग करने के बाद फिटकरी लगा ली जाती है। फिटकरी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? यदि धमनी में कहीं पर कोई ब्लॉकेज आ जाए, कोई थ्रम्बस का फॉर्मेशन हो जाए, कोई नोड्यूल्स बन जाए, तो उसकी वजह से धमनी का जो डायमीटर कम हुआ है, तो ये हाई बीपी का कारण है एक, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, आर्टरी में थ्रम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। एटेक्सिया क्या होता है? एटेक्सिया में क्या होता है, मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, पेशियां हमको, मतलब हमारी जो मांसपेशियां है वो हमको सपोर्ट नहीं करती मूवमेंट के लिए। तो इस मेडिकल कंडीशन को हम एटेक्सिया कहते हैं। जो एंटीबायोटिक्स है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होता है बैक्टीरियोसाइडल। साइडल वर्ड आया है सुसाइड से, सुसाइड मतलब होता है आत्महत्या। तो ऐसे ड्रग्स जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं हम उनको बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं, और ऐसे ड्रग्स जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, इनहिबिट करते हैं, उनको बढ़ने नहीं देते, उनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स कहते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो काफी कड़वे होते हैं। कड़वे मतलब बिटर इन टेस्ट, है ना। तो इनकी बिटरनेस की वजह से जब ये ओरल से दिए जाते हैं तो नॉक्शियस फीलिंग आती है, मतलब वोमिटिंग की फीलिंग को नौजिया कहते हैं, है ना। तो बिटर ड्रग्स जो होते हैं वो नौजिया कॉज करते हैं, ठीक है। और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि स्टमक से गैस को रिलीज करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, जैसे आप लोग ने इनो कभी यूज किया होगा। इनो है, और हींग यूज करते हैं। जब भी हम दाल बनाते हैं तो दाल में हींग डालना चाहिए, क्योंकि दाल क्या है, प्रोटीनस सब्सटेंस होता है, और प्रोटीन यदि प्रॉपर डाइजेस्ट ना हो पाए तो गैस बनाता है, ठीक है। तो कार्बोनेटिव एसोफोडिटा हींग है इसका एग्जाम्पल। ऐसी दवाइयाँ जो कि पेट से गैस को निकालने में उपयोगी होती है उनको हम कार्बोनेटिव्स कहते हैं। कार्डियोटोनिक हम अभी पढ़ेंगे, इसको, इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। अभी हम सिर्फ केवल दो लाइनों में समझ लेते हैं। कार्डियोटॉनिक क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे कार्डियक मसल्स को टोन करते हैं, हार्ट के लिए टॉनिक की तरह काम करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक स्मूथ मसल्स, और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और एरिथमिया के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। इनको हम कार्डियोटॉनिक ड्रग्स कहते हैं। दीज ड्रग्स आर सो मच इंपॉर्टेंट, मैनी टाइम्स प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, पॉसिबली इस साल भी आपको आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्डियक ग्लाइकोसाइड, या आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्डियोटोनिक एजेंट्स, ठीक है। तो कार्डियोटोनिक पे आपको तैयार कर लेना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये होते हैं कार्डियोटोनिक्स। अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी हमारी टर्मिनोलॉजीज हो जाए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फिर। कैथार्टिक्स क्या होते हैं? कैथार्टिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि
बाउल मूवमेंट को इम्प्रूव करते हैं। बाउल मूवमेंट मतलब पेट को साफ कर देते हैं। जैसे कोई पॉटी नहीं कर पाया है 2-4 दिन से, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको कैथार्टिक लिख देगा। कैथार्टिक प्रेशर बनाएंगे और उसका बाउल पास हो जाएगा, है ना। पेरिस्टेलिक को बढ़ा देंगे इंटेस्टाइन के। पेरिस्टेलिक मतलब मूवमेंट, ठीक है। इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ा देंगे जिससे पेट साफ हो जाएगा और पेशेंट को राहत मिल जाएगी। तो ऐसे ड्रग्स को हम कैथार्टिक कहते हैं, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? इसको हम एक्टिव प्रिंसिपल भी कहते हैं, फाइटोकेमिकल प्रिंसिपल भी कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो कि प्लांट से मिलता है या किसी भी सोर्स से मिलता है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब हमारी बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस लाएगा, है ना। हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के बाद कोई ना कोई चेंज कॉज करेगा, उसको हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस को हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? प्लांट में जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, वो मेडिसिन की तरह काम करते हैं। जैसे आपका फ्लेवोनॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, एल्केलॉइड है, सेपोनिन्स हैं, टैनिन्स हैं। तो ये सभी क्या है, मेडिसिनल इफेक्ट देते हैं। तो इनको हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से सेपरेट आउट कर सकते हैं इनकी सॉलिबिलिटी के आधार पर। तो ये एक सेपरेशन टेक्निक होती है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमको डिप्लोमा लेवल पे केवल इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। तो रासायनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने की एक मेथड होती है जिससे हम इनको सेपरेट आउट करते हैं, तो उनके सॉलिबिलिटी के बेसिस पे। कॉमा तो आपको पता ही है क्या होता है। कॉमा में पेशेंट क्या है, बेहोश हो जाता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करता। अब कब वो कॉमा से बाहर आएगा कोई भरोसा नहीं। कई लोग तो 30-30 साल कॉमा में रहते हैं, है ना। जिंदा रहते हैं, सांसें चलती है, लेकिन ना तो बोलते हैं ना तो कोई रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस मेडिकल कंडीशन को हम कॉमा कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन आपको पता ही है, पेट खराब होना, बदहजमी, कब्ज, ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। डाइट में यदि हमारे फाइबर नहीं हो तो भी कब्ज होता है। यदि हम सूर्यास्त के बाद लेट नाइट ईटिंग करते हैं, हैवी ईटिंग, तो उससे हमारा डाइजेशन नहीं हो पाता, जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है। फीसेस पास नहीं हो पाते प्रॉपर, है ना। इसकी वजह से आगे चल के पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। और फीसेस पास करने में हमें ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन फील होते होते हैं और गैसेस बनने लगती हैं, है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। इसको हम अपच बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं, बदहजमी बोलते हैं, मतलब खाना ना पचना, ठीक है। तो इसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स दिए जाते हैं। सिरप्स आती हैं इसकी, एरिस्टोजाइम जैसे एरिस्टो कंपनी का आता है। कॉन्ट्रासेप्टिक्स तो मैंने आपको अभी बताया था, गर्भ निरोधक गोलियां, इसका एग्जांपल है माला डी और माला एन। अंतरा के इंजेक्शंस भी आते हैं जो कि फीमेल को यदि लगा दिए जाए तो 6 महीने या साल भर तक वो कंसीव नहीं हो कर पाएगी। कल्चर मीडिया आपको पता ही है क्या होता है। यदि हम किसी भी, जैसे आपने हाइड्रोपोनिक्स सुना होगा, यदि हम किसी भी प्लांट को हर वो चीज दे जो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो वो प्लांट ग्रो अप करने लगता है। उसी को हम कल्चर मीडिया कहते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ के भी लिए हम कल्चर मीडिया तैयार करते हैं, ठीक है। डिकॉक्सन क्या होता है? जो नेचुरल सोर्स से हमें, प्लांट सोर्सेज से मेडिसिन मिलती है, यदि हम उनको उबाल कर निकाल लेते हैं तो उसको हम डिकॉक्शन कहते हैं। डिकॉक्शन का एग्जांपल है, बेटा आप चाय बनाते हो तो उसमें अदरक डालते हो तो चाय में अदरक का टेस्ट आ जाता है ना। आप पानी में अदरक उबालोगे तो पानी में जो अदरक का टेस्ट आ जाएगा, अदरक के जो मेडिकामेंट्स है वो पानी में आ जाएंगे, वो तो डिकॉक्शन के थ्रू आएंगे, ठीक है। डिमल्सेंट क्या होते हैं? डिमल्सेंट, यदि त्वचा पे जलन हो रही है, त्वचा में इचिंग या बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, थोड़ी सी खुरदुरी सी हो गई है ना, तो उस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ यूज की जाती है लोशन लिनिमेंट फॉर्म में, उसको हम डिमल्सेंट कहते हैं। ये टॉपिकल रूट से यूज की जाने वाली दवाइयाँ रहती है। डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें एसिटाइल कोलिन और सेरोटोनिन और डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जिस वजह से व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, अंधेरे में रहना शुरू कर देता है, उसको किसी से बात करने में मजा नहीं आती है, एंटी सोशल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा उसका तेज हो जाता है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ना शुरू कर देता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम तनावग्रस्त बोलते हैं। और फिर वो साइको भी हो सकता है, उसकी चटक सकती है, वो सटक सकता है ना, उसकी बुद्धि सटक जाएगी, ठीक है। तो ये होता है अवसाद।
डायरिया आपको पता ही है, डायरिया डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, या गर्मी में हम पानी ना पिए लंबे समय तक काम करते हैं, स्वेटिंग होती है तो बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है तो डायरिया हो जाता है। और डायूरेटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती है जो कि हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में यूज की जाती हैं। ये यूरिन के प्रोडक्शन को, यूरिन के फ्लो को बढ़ा देती है, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। और जिससे डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं हाइपरटेंशन के, उनको राहत मिल जाती है। ड्राउजीनेस मतलब होता है आलस्य और झपकी लेने की जो स्थिति होती है ना, मदहोशी। तो मदहोशी मतलब ड्राउजीनेस, ये बहुत सारी दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, गलगस्ती आती है पेशेंट को दवाइयाँ खाने के बाद, तो ये कॉमन साइड इफेक्ट है। डिस्पेप्सिया क्या होता है, यदि पेशेंट को गिलने में प्रॉब्लम होती है ना, और खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, गिल नहीं पाता है, गले से नीचे उतर नहीं पाता है, फिर पेट में चला गया तो नीचे आंतों में नहीं जा पाता है, तो ये फूड के मूवमेंट में जो दिक्कत हो रही है इसको डिस्पेजिया कहते हैं। यदि बॉडी के कहीं किसी एरिया में सूजन आ जाए, अंदरूनी या बाहरी हिस्से में, तो हम उसको इडीमा कहते हैं। दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है हम उसको इंटरस्टियल फ्लूइड, इंटरस्टियल स्पेस कहते हैं, और उसमें जो फ्लूइड पाया जाता है हम उसको इंटरस्टियल फ्लूइड कहते हैं। तो सोडियम और वाटर के रिटेंशन की वजह से हमारी बॉडी में जो सूजन आती है, ये किडनी के पेशेंट में देखी जाती है, जब किडनी प्रॉपर काम नहीं करती तो बॉडी में सूजन आने लगती है, उसी को हम इडीमा कहते हैं। ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो कि उल्टी कॉज करती है, वमन, वमन बोलते हैं हिंदी में उल्टी को, मतलब पेट का सारा कंटेंट बाहर आ जाना, तो ऐसी दवाइयाँ जो कि उल्टी करा दे हम उसको एमेटिक ड्रग्स कहते हैं। और ऐसी दवाइयाँ जो कि उल्टी रोक दे हम उसको एंटी एमेटिक ड्रग्स कहते हैं। यदि किसी का पेट साफ नहीं हो पा रहा है, उसको पॉटी नहीं हो रही है, तो उसका जो आंत का निचला हिस्सा होता है, कोलन, वहां पर इनीमा दिया जाता है, जिससे कब्ज की समस्या हल हो जाती है। तो इनीमा में क्या है, वहां पर सफाई कर दी जाती है, एक फ्लूइड दिया जाता है, और वो फ्लूइड से फिर वहां पर क्लीनिंग कर दी जाती है। एपिलेप्सी मतलब होता है मिर्गी। मिर्गी की जो बीमारी है, ये न्यूरॉन के एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर के डिस्चार्ज की वजह से होती है, जिसमें बॉडी का कोई पर्टिकुलर एरिया अनकंट्रोल्ड हो जाता है। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, ऐसी दवाइयाँ जो कि खांसी के ट्रीटमेंट में यूज होती है, कफ कफ को कंट्रोल करती हैं, कफ सिरप्स, उनको हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्वेंट की हेल्प से हम निचोड़ निकालते हैं किसी भी दवा का, है ना। प्लांट से हमें जो दवाई मिल रही है उसको हम उसका निचोड़ निकालेंगे, उसका हम अर्क निकालेंगे, उसी को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इसके लिए हम सॉक्सलेट एपरेटस भी यूज करते हैं जो कि ग्लास का बना होता है। जैसे हम नीलगिरी का तेल निकाल सकते हैं, नीम की पत्ती का तेल निकाल सकते हैं, तो ये सब एक्सट्रैक्शन कहलाता है। एक्सट्रैक्शन मतलब होता है निचोड़ या सार या अर्क। जर्मिनेशन मतलब होता है किसी भी बीज को जब हम बोते हैं तो बीज से जब पौधा निकलता है और पूरा डेवलप होता है, तो बीज से जो अंकुरन फूटता है उसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं, है ना। जब हमारे बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारी जो आंखें होती है वहां पर भी एक विट्रस फ्लूइड होता है, ह्यूमरस फ्लूइड, जो कि आंखों में रहता है, आई बॉल में। तो उसका जब प्रेशर 40 mmHg से ज्यादा हो जाता है तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, जिस वजह से विजन क्लियर नहीं होता, अंधापन आ जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाती है, उसी को हम ग्लूकोमा कहते हैं, इसको हम काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि मूत्र मार्ग में होती है, मूत्र की जो नलियां होती है जहां से यूरिन पास होता है, वहां पर एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने से भी होता है। यदि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कोई इंटीमेट होता है तो उससे भी गोनोरिया हो जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है गोनोरिया और सिफेलिस। गाउट मतलब गठिया वात, ये प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ना हो पाने की वजह से होने वाली बीमारी है। ठीक है। प्रोटीन का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है गाउट, जिसमें जॉइंट में पेन होने लगता है। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स भी प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि हमारे कार्डियक मसल्स को टोन करते हैं। ये मैं अभी आपको बताऊंगा जब ये टर्मिनोलॉजी खत्म हो जाएगी। गर्मी के दिनों में जो लू लग जाती है ना, उसको हे फीवर बोलते हैं। ठीक है। गर्मी के दिन में यदि हम ठंडे पानी से नहा के तुरंत बाहर निकल जाए तो टेम्परेचर सडनली चेंज होता है और हमारी बॉडी में इससे जो फीवर बढ़ता है, इसी को हम हे फीवर कहते हैं। यदि कहीं शरीर के अंदर या बाहर रक्त का स्राव होने लगे तो हम इसको हेमरेज की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज, तो ब्रेन हेमरेज का मतलब अंदर कोई नस से ब्लीडिंग होने लग गई, कोई वेजल्स फट गई या तड़क गई और वहां से ब्लड यदि बाहर आ रहा है तो उसको हम हेमरेज बोलते हैं, खून का बहना। और खून के जमने को हम बोलते हैं हीमोस्टैटिक, मतलब खून का बहना रुक जाना।
हिप्नोटिक्स ऐसी दवाइयां होती है जो कि पेशेंट को सुलाती हैं, तो स्लीपिंग पिल्स जैसे अल्प्राजोलम, है ना, मीडाजोलम, ये सब दवाइयां हिप्नोटिक ही एक शेड्यूल में आते हैं। हाइग्रोस्कोपिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को ग्रैब करके लिक्विफाई हो जाते हैं, तो उनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है। हाइपरटेंशन तो मैंने अभी आपको कल परसों बताया था, है ना, बीपी रेज हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, इन्फ्लुएंजा मतलब जो वायरल फीवर आता है ना, ये सर्दी खांसी हो जाती है, सर्दी, तो उसी को हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, ये वायरस की वजह से होता है। इंसोम्निया मतलब नींद ना आने की समस्या, आंखों में जब हम दवाई डालते हैं ड्रॉप के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम इंस्टिलेशन बोलते हैं। कुष्ठ रोग तो आपको पता ही है ना, ये लेप्रोसी, है ना, ये सुपरफिशियल इन्फेक्शन में आता है जिसमें स्किन पे स्पॉट्स पड़ने लगते हैं, और इसको कोड़ भी बोलते हैं, ठीक है। ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर, जिसमें डब्ल्यूबीसीएस नंबर्स में बढ़ने लगते हैं, तो डब्ल्यूबीसीएस जब नंबर्स में बढ़ते हैं तो इसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं, इसको हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ल्यूकोडर्मा में क्या होता है, आपने देखा होगा किसी की स्किन पे सफेद स्पॉट बन जाते हैं, वाइट वाइट से वाइट पैचेस बन जाते हैं, उसी को हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। लिपिड्स मतलब वसा, चिकनाई, तेल में जो चिकनाई होती है हम उसको लिपिड कहते हैं, हम उसको कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो कि हमारे किसी बॉडी के लोकलाइज्ड एरिया को रिवर्सिबली आउट ऑफ सेंसेशन कर दें, तो उसको हम लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। ये माइनर सर्जरीज के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए, दाढ़ किसी की निकालना है, यदि दर्द हो रही है, सड़ गई है दाढ़, तो उसमें लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। किसी के पैर में चाई काट के निकालना है, या बॉडी के किसी भी लोकलाइज्ड एरिया को सुन्न करने के लिए, है ना। मैसरेशन क्या होता है, किसी भी दवा को, जैसे आप प्लांट को आप भिगो के रखोगे सॉल्वेंट में, तो उसमें अर्क आने लगता है। 15 दिन के लिए आपने छोड़ दिया पत्तियों को पानी में, तो पानी में अर्क आ जाएगा। जैसे हिमालय से जो नदियां आती है उसमें, हिमालय में जो औषधियां रहती है उसके अर्क रहते हैं, इसलिए उन नदियों पे नहाने पे बहुत सारे स्किन डिजीज ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें मेडिसिनल इफेक्ट आ जाता है। माइग्रेन तो आपको पता ही है, आधे सर का दर्द, है ना। मोशन सिकनेस क्या होती है, जैसे कोई व्यक्ति बस में ट्रेवल करे, गाड़ी में बैठे और उसको उल्टी आने लगे, बुरा जू होने लगे, तो उसी को हम मोशन सिकनेस कहते हैं। नार्कोटिक ऐसी दवाइयां होती है जो कि नींद लाती है पेशेंट को, ड्राउजीनेस कॉज करती है, मदोसी कॉज करती है, ठीक है। निकोटीन हमें कहाँ से मिलता है, तंबाकू से मिलता है। निकोटीन एक एक्स एक्स शेड्यूल का ड्रग होता है, ठीक है। और ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है, आई के साइंस को, आंखों के विज्ञान को हम ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। पेरिस्टेलिस मूवमेंट हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है, या आंतों में होता है। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, जीआई ट्रैक, तो हमारी आंतों में पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है, और हमारे ईसोफेगस में भी होता है। प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं फूड और ड्रग में, ताकि ड्रग के लाइफ स्पान को बढ़ाया जा सके, लंबे समय तक हमारा ड्रग प्रिजर्व करके रखा जा सके, है ना। और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो तीखे टेस्ट के होते हैं, तो हम उनको पंजेंट ड्रग्स कहते हैं। और कुछ प्लांट से हमें ऐसे चिपचिपे और सेमी सॉलिड इंसॉल्युबल सब्सटेंसेस मिलते हैं, जिनको हम रेजिन कहते हैं, तो रेजिन भी फार्मास्यूटिकल्स में यूज किए जाते हैं। रूमेटिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम है बेटा जिसमें जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, बढ़ती एज के साथ देखा गया है, जिनकी एज 45 के ऊपर हो गई है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आपको दवाइयाँ मिलती है, तो राइजोम से भी मेडिसिन मिलती है हमको, जैसे हल्दी और जिंजर, ठीक है। जिंजर मतलब अदरक, और हल्दी मतलब टर्मरिक, ठीक है। तो ये भी दवाइयां होती है जो कि राइजोम होता है। राइजोम मतलब ऐसा तना जो कि जमीन के अंदर घुस के विकसित हो रहा है, ठीक है, उसी को हम राइजोम बोलते हैं, है ना। रूबिफिशिएंट इफेक्ट होता है, मतलब दवा जब हम स्किन पे लगाते हैं तो वो रेडनेस को यदि कम कर दे, है ना, स्किन पे यदि रेडनेस आ गई है तो हम उसको रूबिफिशिएंट इफेक्ट बोलते हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक दवाइयां स्लीपिंग पिल्स होती हैं जो कि पेशेंट को सुला देती हैं, है ना। चेचक और बड़ी माता आपने देखा होगा, ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसको हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, है ना, इसके लिए वैक्सीनेशन लगाया जाता है, ठीक है। सिफेलिस, सिफेलिस तो आपको पता ही है, ट्रिपोनेमा पैलेडियम नाम के सूक्ष्म जीव के यौन अंगों पे इंफेक्शन की वजह से होने वाला डिजीज है ना। इसकी वजह से उसमें स्वेलिंग भी आ सकती है। टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया अरिथमिया होता है, अरिथमिया मतलब हार्ट रेट डिस्टर्ब हो जाता है इसमें हमारा, है ना। ट्राइकोम्स होते हैं प्लांट के हेयर्स, ट्यूमर होता है कहीं भी, यदि बॉडी में यदि एक्सेस ग्रोथ हो रहा है टिश्यू का, तो हम उसको ट्राइकोम्स उसको हम ट्यूमर कहते हैं। अल्सर मतलब घाव और जख्म होते हैं जो कि हमारे पेट में हो जाते हैं,
एसिडिटी हमेशा यदि बढ़ी रहे उसकी वजह से। वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पे evaporate होके मतलब स्मेल स्मेल हमें स्मेलिंग सेंस देते हैं, अच्छी स्मेल आती है ना। तो ये है आपके, अभी टाइम हमारे क्लास जस्ट खत्म होने वाली है, 1.5 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ जल्दी से। ग्लाइकोसाइड क्या है बेटा, प्लांट से डिराइव किए जाते हैं, है ना। और कार्डियोग्लाइकोसाइड हमें डिजिटालिस पर्पूरिया की पत्ती से मिलते हैं। इसका एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल होता है डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। ठीक है, इसके टाइप्स हम देखते हैं। एंथ्राक्विनोन होता है जिसमें सेनोसाइड्स और एलोइन से हमें एलोवेरा से मिलता है। सेपोनिन होता है, डायोस्जेनिन और जिंसेनॉइड और फ्लेवोनॉइड होता है जिसका एग्जांपल है रूटीन। फेनोलिक होता है जिसमें आर्ब्यूटिन, और एल्डिहाइड जिसमें वेनिलोसाइड्स आता है। इसको हम केमिकली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। बल्जिट टेस्ट आता है, बल्जिट टेस्ट में हम सैंपल लेंगे, सैंपल में सोडियम पिक्रेट डालेंगे तो येलो कलर आ जाएगा। दूसरा है लीगल टेस्ट, लीगल टेस्ट में हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, उसमें पायरिडीन डालेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे, और उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल के 2 ड्रॉप्स डालेंगे तो पिंक कलर आ जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। किलर गिलानी टेस्ट में हम क्या करेंगे, फेरिक क्लोराइड लेंगे, H2SO4 लेंगे, और हमारा सैंपल लेंगे, और ये तीनों को हम जब परख नली में हिलाएंगे तो रेड कलर आ जाएगा। तो ये 3 टेस्ट हो गए। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये हार्ट के कार्डियक मसल्स के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, एज अ कार्डियोटोनिक यूज होता है, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और एरिथमिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है बेटा, यहाँ हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई डाउट है? नहीं है? ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, है ना। गुड नाइट।